सभी को नमस्कार। पीछे वाली क्लास के अंदर हमने व्यष्टि अर्थशास्त्र का अध्ययन किया था, माइक्रो इकोनॉमिक्स का। आज हम उसके दूसरे पार्ट का अध्ययन करेंगे, मैक्रो इकोनॉमिक्स, जिसको समष्टि अर्थशास्त्र या व्यापक अर्थशास्त्र जिसको बोला जाता है। जैसा कि आपको बताया गया कि व्यष्टि के अंदर इंडिविजुअल यूनिट का अध्ययन किया जाता है और समष्टि के अंदर हम किसका अध्ययन करेंगे? समग्र का अध्ययन करेंगे। समष्टि आर्थिक विश्लेषण का जो अर्थ है वो ये है कि समष्टि आर्थिक विश्लेषण की वो शाखा है जिसमें अर्थव्यवस्था की समस्त इकाइयों का पृथक पृथक अध्ययन नहीं करके हम उनका समग्र के रूप में अध्ययन करते हैं। यानी हम किसका अध्ययन कर रहे हैं? संपूर्ण अर्थव्यवस्था से संबंधित टोटल्स जो हैं उसके, जैसे कि राष्ट्रीय आय, राष्ट्रीय बचत, टोटल इन्वेस्टमेंट, टोटल एम्प्लॉयमेंट, टोटल प्रोडक्शन, टोटल कंजप्शन, या एक इंडिविजुअल यूनिट के मूल्य की कीमत की बात ना करके सामान्य मूल्य स्तर की जब हम बात करते हैं तो इन सब का अध्ययन किसके अंदर किया जाता है? आपका समष्टि आर्थिक विश्लेषण के अंदर किया जाता है, जिसकी हम आज स्टडी करेंगे। तो आप हेडिंग लगाइए, समष्टि अर्थशास्त्र या मैक्रो इकोनॉमिक्स। मैक्रो इकोनॉमिक्स भी एक तरह से क्या है? ये भी एक प्रेफिक्स के रूप में मैक्रो है, जो कि ग्रीक भाषा से लिया गया है। जैसा कि माइक्रो वर्ड यूज लिया था और उसका अर्थ बना था, तो इसका जो मीनिंग है वो है लार्ज से। मैक्रो इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ द इकोनॉमी एज ए होल, यानी समग्र के रूप में जब स्टडी की जाती है तो उसको मैक्रो इकोनॉमिक्स बोला जाता है। मैक्रो इकोनॉमिक्स डील्स विथ द फंक्शनिंग ऑफ द इकोनॉमी एज ए होल। यहाँ एक डेफिनेशन दी गई है आपको मैक्रो इकोनॉमिक्स की। मैक्रो इकोनॉमिक्स डील्स नॉट विथ इंडिविजुअल क्वांटिटीज एज सच बट विथ एग्रीगेट of these quantities, not with individual income but with national income, not with individual prices but with the price level, not with individual outputs but with the national outputs। यानी जो आपका समष्टि अर्थशास्त्र है वो इंडिविजुअल में अध्ययन ना करके एज ए होल के रूप में काम करता है। ये किसी एक वस्तु की कीमत का ना करके सामान्य मूल्य स्तर की बात करता है, किसी एक व्यक्ति की आय बात ना करके नेशनल इनकम की बात करता है। तो जब ये क्या करता है? समग्र के रूप में अध्ययन करता है, तो इसको क्या बोला जाता है? समष्टि अर्थशास्त्र या मैक्रो इकोनॉमिक्स बोला जाता है। इसके अंतर्गत जो आपकी आर्थिक व्यवस्था है इसको संपूर्ण रूप में अध्ययन किया जाता है। यानी एक तरह से अर्थशास्त्र का समग्र हम कह सकते हैं इकोनॉमिक ऑफ एग्रीगेट्स इसको बोला जाता है। व्यक्तिगत इकाइयों का अध्ययन इसमें हम नहीं करते हैं, जबकि हम संगठनों की औसत या योगफल उनके टोटल्स का या संपूर्ण अर्थव्यवस्था के विशाल समूहों का औसत के रूप में अध्ययन करते हैं। तो वो आपका होता है मैक्रो इकोनॉमिक्स या समष्टि अर्थशास्त्र। अब बात आती है सब्जेक्ट्स मैटर ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। यानी एक तरह से हम कह सकते हैं कि जो स्कोप है मैक्रो इकोनॉमिक्स के या समष्टि आर्थिक विश्लेषण के क्षेत्र क्या क्या है। तो इसके अंदर हम किसका अध्ययन करते हैं? थ्योरी ऑफ नेशनल इनकम, थ्योरी ऑफ आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट, थ्योरी ऑफ जनरल प्राइस लेवल, थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड एंड थ्योरी ऑफ मनी। हिंदी में लिख लीजिए आप, समष्टि आर्थिक विश्लेषण के क्षेत्र या स्कोप। इसके अंदर किसका अध्ययन करेंगे? राष्ट्रीय आय का, आय जैसे राष्ट्रीय आय के अंदर हम किसका अध्ययन करेंगे? आय एवं रोजगार के सिद्धांतों का, सामान्य मूल्य स्तर का, कीमत का नहीं, सामान्य मूल्य स्तर का, आर्थिक विकास के सिद्धांत, व्यापार चक्रों के सिद्धांत जब हम बात करते हैं, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की या विनिमय के सिद्धांतों की बात, मुद्रा या बैंकिंग के सिद्धांत, राजस्व का सिद्धांत, और इनकी जब हम बात करते हैं तो और समग्र के रूप में जब हम डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं तो वो किसके अंदर आता है? आपका किसका सब्जेक्ट मैटर बनता है? वो मैक्रो इकोनॉमिक्स का। यानी कि समष्टि आर्थिक विश्लेषण के क्षेत्र कौन कौन से हो गए आपके? राष्ट्रीय आय, रोजगार, सामान्य मूल्य, इकोनॉमिक ग्रोथ, आर्थिक वृद्धि, आर्थिक विकास, थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, मुद्रा या बैंकिंग के सिद्धांत, सामान्य मूल्य स्तर का सिद्धांत, आय रोजगार का सिद्धांत, आर्थिक विकास का सिद्धांत, ये सारे किसके अंदर आते हैं? आपके समष्टि आर्थिक विश्लेषण के क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। एक एक करके हम थोड़ा सा इनमें देख लेते हैं डिटेल। जैसे कि आय या रोजगार की बात करें हम, यानी थ्योरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट की, तो इसके अंतर्गत हम क्या अध्ययन करते हैं कि जैसे उपभोग फलन हो गया, कंजप्शन फंक्शन हो गया आपका, विनियोग फलन हो गया, इन्वेस्टमेंट फंक्शन, गुणक हो गए, त्वरक हो गए, मल्टीप्लर एंड एक्सीलेटर, ये सारे आपके अलग अलग यूनिट्स के अंदर अलग अलग टॉपिक हैं
तो हम इनका डिटेल एक चैप्टर के रूप में आगे देखेंगे। यहाँ हम सिर्फ इतना देख लेते हैं, जब हम आय या रोजगार की बात करते हैं तो इसके अंदर हम समष्टि अर्थव्यवस्था के अंदर किस चीज़ का अध्ययन करते हैं, तो इसके अंदर हम इन चीज़ों का अध्ययन करते हैं। दूसरी बात आती है आपके सामान्य मूल्य स्तर के सिद्धांत की, थ्योरी ऑफ जनरल प्राइस लेवल। तो जब इंडिविजुअल की बात की जाती है तो हमने किसके अंदर अध्ययन किया था, व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंदर, जैसे परफेक्ट कंपटीशन, इनपरफेक्ट कंपटीशन, मोनोपोली, उन सब में वो किसका पार्ट थे, आपके व्यष्टि का। लेकिन जब हम बात करते हैं मुद्रास्फीति की, मुद्रा संकुचन की, इन्फ्लेशन, डिफ्लेशन, मुद्रा अपस्फीति की, डिसइन्फ्लेशन, मुद्रा संस्फीति की, रिफ्लेशन, तो जब इनका हम अध्ययन करते हैं तो किसके अंदर आएगा, आपका समष्टि अर्थशास्त्र या मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर। सामान्य मूल्य स्तर का जब हम अध्ययन करते हैं तो इसके अंदर आता है। और व्यष्टि के अंदर जब हम अध्ययन करेंगे तो किसका करेंगे, अलग अलग मार्केट्स के जो टाइप है उसका अध्ययन करते हैं। तो आपको इसमें कंफ्यूज नहीं होना कि कौन सा क्षेत्र तो समष्टि के अंदर आएगा और कौन सा व्यष्टि। समझने वाली बात इसके अंदर खाली यही है, पहली बात दोनों की परिभाषाएं, फिर हमें देखना है इसके स्कोप कौन कौन से हैं, बाकी तो शाब्दिक अर्थों से आप समझ ही लेंगे। अब तीसरे इसकी बात करते हैं, जैसे थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात करते हैं, प्लानिंग की। तो इसके अंदर हम क्या करेंगे कि अर्थव्यवस्था में विकास या नियोजन के लिए, इन्वेस्टमेंट के लिए जो क्षेत्र अर्थशास्त्र की परिधि में आते हैं वो किसके अंदर आएंगे, आपके समष्टि के अंतर्गत आते हैं। इसके अंदर जैसे व्यापार चक्रों का अध्ययन भी इसके अंदर आता है, ये भी इसका स्कोप है। जैसे उतार चढ़ाव आते रहते हैं व्यापार के अंदर, तो उसके हिसाब से मौद्रिक नीति, राजकोषीय नीति, इन सब में समायोजन करने पड़ते हैं। तो इन सब का अध्ययन हम किसके अंदर करते हैं, समष्टि अर्थशास्त्र के अंदर करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के संबंध में अगर बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के सिद्धांत हो गए, व्यापार की शर्तें हो गई, विदेशी विनिमय दरों का निर्धारण हो गया, फॉरेन एक्सचेंज रेट का उतार चढ़ाव जो आते हैं उनका विश्लेषण करते हैं, या कोई फॉरेन इन्वेस्टमेंट पे कंट्रोल करना है या रिलैक्सेशन देना, ये सब चीज़ें किसके अंदर आती है, आपकी समष्टि अर्थशास्त्र के क्षेत्र के अंतर्गत आती है। इसी तरह से जैसे राजस्व का सिद्धांत हो गया आपका, पब्लिक फाइनेंस का, तो ये भी किसके अंदर आएगा, आपका समष्टि अर्थशास्त्र के अंदर आएगा। तो जैसे मनी और बैंकिंग की जब हम बात करते हैं, इन सिद्धांत, ये सारे सिद्धांत व्यापक किसके अंदर आएंगे, प्रिंसिपल्स ऑफ मनी एंड बैंकिंग जो है। तो समष्टि अर्थशास्त्र के अंदर हम जैसे मौद्रिक व्यवस्था हो गई, आपकी साख व्यवस्था, क्रेडिट जो व्यवस्था है वो हो गई, बैंकिंग के जो प्रिंसिपल्स हो गए, सेंट्रल बैंक जो हो गया, इनकी कार्यप्रणाली, इंटरनेशनल फाइनेंस हो गया, तो ये सब चीज़ें हम किसके अंदर अध्ययन करेंगे, समष्टि अर्थशास्त्र के क्षेत्र के अंदर अध्ययन करते हैं। तो यहाँ एक आपको डायग्राम में बताया गया कि कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं जो मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर आते हैं। अब जैसे आपको पीछे बताया था चैप्टर में कि जो आपकी माइक्रो इकोनॉमिक्स होती है उसके भी 3 पार्ट है, तो इस तरह से मैक्रो इकोनॉमिक्स के भी अलग अलग इसके एनालिसिस के प्रकार हैं। तो वो भी स्थितिकी और प्रावैगिकी के अंतर्गत 2 में रूप में इसको बांटा जा सकता है, 3 रूप में। पहला समष्टि स्थितिकी, मैक्रो स्टैटिक, यानी जब हम एक स्थिति के ऊपर विश्लेषण का अध्ययन करते हैं समस्त का, तो उसके अंदर हम इंडिविजुअल का करते हैं, इसके अंदर समस्त का करेंगे। दूसरा आपका आता है इसके अंदर तुलनात्मक समष्टि, कंपैरेटिव मैक्रो स्टैटिक, स्थितिकी के अंदर जब हम एक बिंदु के ऊपर तुलनात्मक अध्ययन कर लेते हैं। फिर आपका आता है समष्टि प्रावैगिकी या मैक्रो डायनेमिक्स, जब हम लगातार परिवर्तन का अध्ययन करते हैं, निरंतर परिवर्तन की प्रक्रिया चलती रहती है, उसका अध्ययन करते हैं, तो वो समष्टि प्रावैगिकी के अंदर आता है। ये आपको ज़्यादा डिटेल में जो स्थितिकी और प्रावैगिकी का अलग से चैप्टर है उसमें बताया जाएगा। अब बात कर लेते हैं, जैसे हमने व्यष्टि के महत्व और उसकी लिमिटेशंस देखी थी, तो थोड़ा हम शॉर्ट के अंदर इसकी भी देख लेते हैं कि समष्टि अर्थशास्त्र के योगदान क्या है, इसका महत्व क्या है, बेनिफिट्स इसके क्या क्या है, इसका कहाँ अध्ययन करने में इसको काम में लिया जाता है, इसका रोल क्या है मैक्रो इकोनॉमिक्स का। तो इसमें आप पॉइंट नोट कर लीजिए। पहला लिख लीजिए आप, जटिल अर्थव्यवस्था की कार्यप्रणाली के ज्ञान के लिए या नीति निर्धारण में मदद करता है, यानी हेल्पफुल इन पॉलिसी फॉर्मुलेशन। समष्टि अर्थशास्त्र क्या करता है, समग्र का अध्ययन करता है, तो हम पूरे देश के लिए या पूरे विश्व के लिए या किसी राज्य के लिए, स्टेट के लिए हम क्या कर सकते हैं, नीतियाँ बना सकते हैं, जबकि समष्टि में हम क्या करते हैं, सिर्फ इंडिविजुअल यूनिट का अध्ययन करते हैं। दूसरा जो इसका महत्व है, वो इसका रोल है, वो है आर्थिक नीति निर्धारण में उपयोगी, यूजफुल इन इकोनॉमिक पॉलिसी फॉर्मेशन। तीसरा लिखिए आप, आर्थिक नियोजन में उपयोगी, यूजफुल इन इकोनॉमिक प्लानिंग। चौथा लिखिए, व्यष्टि अर्थशास्त्र के विकास के लिए समष्टि अर्थशास्त्र भी आवश्यक है, यानी कुछ सिद्धांत ऐसे होते हैं जो समग्र में अध्ययन करके हम उसको इंडिविजुअल पे भी अप्लाई कर सकते हैं, हालांकि दोनों क्षेत्र एक दूसरे के लिए उपयोगी हैं। नेक्स्ट इसका रोल है वो है जटिल आर्थिक समस्याओं के समाधान में उपयोगी, जैसे राष्ट्रीय विनियोग की समस्या होगी, राष्ट्रीय आय की, राष्ट्रीय वितरण की, तो ये जब समग्र समस्याओं की बात की जाती है तो उसके लिए किसका अध्ययन करना पड़ेगा, हमें समष्टि का ही करना पड़ता है, या समष्टि का ही योगदान होता है कि वो समस्याओं का समाधान प्रस्तुत करे। नेक्स्ट लिखिए, कुछ आर्थिक समस्याओं के विश्लेषण में व्यष्टि अर्थशास्त्र की अनुपयुक्तता होती है। आपको बताया था पहले कि जब समग्र की बात की जाती है तो हमें समष्टि की आवश्यकता पड़ती ही पड़ती है। व्यापार चक्रों के विश्लेषण में उपयोगी, सामान्य बेरोजगारी या विश्लेषण के समाधान के लिए
सहायक होता है। तो ये सारे इसके क्या है, महत्व है। महत्व के साथ साथ आप इसका जो लिमिटेशंस हैं या जो इसके डीमेरिट्स हैं वो देख लीजिए आप। पहला उसमें लिखिए, व्यक्तिगत इकाइयों के योग के आधार पर निकाले गए समष्टि अर्थशास्त्र के निष्कर्ष भ्रामक होते हैं, जो आपको पीछे ही बता दिया गया था, मैक्रो पैराडॉक्स जो होता है वो। दूसरा इसका जो लिमिटेशंस है वो लिखिए, गलत एवं भ्रामक निष्कर्ष, रॉन्ग एंड कंक्लूजन निकालते हैं। कैसे? जैसे मोस्टली डिपेंडेंट किस पे होगा, व्यक्तिगत पे होता है, और व्यक्तिगत को समग्र के रूप में मान के हम क्या करते हैं, उसके सिद्धांत बना देते हैं। तो व्यक्तिगत अनुभव या धारणाओं के आधार पर मानकर संपूर्ण समाज की अर्थव्यवस्था के संबंध में निष्कर्ष कभी कभी क्या होते हैं, भ्रामक या गलत हो जाते हैं। हालांकि एक तरह से ये इसके डेटा कलेक्शन की समस्या है, ना कि इसके खुद की है। तीसरी इसकी जो लिमिटेशंस है वो लिखिए आप, समूहों या समाज में व्याप्त विभिन्नता की उपेक्षा, इग्नोर्स डाइवर्सिटी इन वेरियस सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी। यानी ये समूह का अध्ययन तो करता है, लेकिन ये क्या करता है, सारे के डेटा कलेक्शन करके उसके आधार पे कुछ चीज़ों को इग्नोर करके एक सामान्य जो निष्कर्ष आते हैं उनको ज़्यादा प्रेजेंट करने की कोशिश की जाती है। तो कुछ चीज़ों को क्या करना पड़ता है, उसमें इग्नोर भी करना पड़ता है। जैसे कि राष्ट्रीय आय में वृद्धि से ये स्पष्ट नहीं हो सकता कि कौन से, जैसे हमारी नेशनल इनकम बढ़ गई मान लो देश की, लेकिन इसे ये फाइनल नहीं होना कि गरीब की बढ़ी है कि अमीरों की ज़्यादा बढ़ी है। तो कुछ चीज़ें क्या होती है, इसमें उपेक्षा हो जाती है। नेक्स्ट लिखिए इसकी लिमिटेशंस, समष्टि अर्थशास्त्र के योग अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों को समान रूप से प्रभावित नहीं करते। मैक्रो एग्रीगेट्स जो होते हैं डू नॉट इफेक्ट द वेरियस सेक्टर इक्वली, सभी क्षेत्रों में क्या करते हैं, समान रूप से प्रकार नहीं डालते। अब जैसे कि एक उदाहरण से समझा, जैसे कुल मांग में वृद्धि होगी तो उद्योगों की सीमांत उपयोगिता हाशिए में लागू होने के कारण उत्पादन बढ़ाने में कठिनाई आएगी, जबकि सीमांत जो उत्पत्ति वृद्धि वाले उद्योग होते हैं वो कम लागत पर भी क्या कर सकते हैं, अधिक अच्छा माल बेच सकते हैं। तो ये जरूर नहीं है कि जो सिद्धांत बना है या बताया गया वो समग्र में भी लागू होगा, समग्र में जो बताया वो इंडिविजुअल पे लागू होगा ही होगा। नेक्स्ट लिखिए इसमें, समूह माप में कठिनाई, मेजरमेंट ऑफ एग्रीगेट्स डिफिकल्ट कैसे, विभिन्न प्रकार की सेवा या वस्तुओं के समष्टि विश्लेषण के लिए योग बदलने के लिए माप की कठिनाई आती है, बार बार आपको क्या करने पड़ते हैं, पैरामीटर्स बदलने पड़ते हैं। और अंतिम जो इसकी लिमिटेशन है वो है, समष्टि आर्थिक विश्लेषण की प्रक्रिया क्या होती है, आपकी जटिल होती है। आप एक इंडिविजुअल यूनिट का आसानी से अध्ययन कर सकते हैं, लेकिन जब समग्र की बात की जाए, अगर आपको बोला जाए कि पूरे देश की आय पता कीजिए, तो आपके लिए पता करना संभव नहीं हो पाएगा। तो यानी एक तरह से क्या होता है, व्यवहारिक दृष्टि से अत्यंत जटिल होता है। इसके लिए एक बड़े स्केल पर इन पैसे की, मशीनरी की, सिस्टम की आवश्यकता होती है। अब बात करते हैं इन दोनों में डिफरेंसेस क्या क्या है, माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो पहला इसमें क्या आता है कि इट डील्स विद इन इंडिविजुअल इकोनॉमिक बिहेवियर। आपको बताया गया कि माइक्रो इकोनॉमिक्स जो होता है वो किसे डील करता है, इंडिविजुअल से, जबकि मैक्रो किसे डील करेगा, एज ए होल, इट डील्स विद एग्रीगेट ऑफ इकोनॉमिक बिहेवियर ऑफ द पीपल इन जनरल। पहला डिफरेंस। दूसरा डिफरेंस क्या है, इट डील्स विद द प्राइसिंग ऑफ ए पर्टिकुलर कमोडिटी इन ए इंडस्ट्री। इसे अध्ययन करेगा एक किसी इंडस्ट्रीज की किसी एक पर्टिकुलर चीज के लिए कीमत का करता है, जबकि मैक्रो इकोनॉमिक्स जो होता है या समष्टि अर्थशास्त्र होता है आपका, वो इट डील्स विद द जनरल प्राइस लेवल इन द इकोनॉमी, जैसे कि नेशनल इनकम अकाउंटिंग ईटीसी। तीसरा जो डिफरेंस है वो है आपका, माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या करता है, प्राइस इज द बेसिक पैरामीटर्स ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स, जबकि मैक्रो इकोनॉमिक्स में क्या होता है, इनकम इसका बेसिक पैरामीटर होता है। माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या करता है, स्टडी ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स इज इंपॉर्टेंट फॉर रिसोर्स यूटिलाइजेशन, पब्लिक फाइनेंस एंड फॉर टेकिंग बिजनेस डिसीजन, जबकि मैक्रो इकोनॉमिक्स में क्या है, स्टडी ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स इज द इंपॉर्टेंट फॉर फॉर्मुलेशन ऑफ इकोनॉमिक पॉलिसीज फॉर द होल नेशन। तो ये क्या है, इनके चार डिफरेंस। आगे हम कुछ और डिफरेंस इसके देख लेते हैं। माइक्रो इकोनॉमिक्स में क्या होता है कि द कंसेप्ट ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स आर इंडिपेंडेंट कंसेप्ट, जबकि मैक्रो इकोनॉमिक्स का जो कंसेप्ट है वो क्या है, इंटरडिपेंडेंट कंसेप्ट है। ये क्या होता है, एक दूसरे पर निर्भर होता है। अगला जो अंतर है वो है, द कंसेप्ट वर पॉपुलराइज्ड बाय द फेमस अल्फ्रेड मार्शल। माइक्रो इकोनॉमिक्स जो था वो किसके द्वारा किया गया था, ज़्यादा इसको किसके पॉपुलराइज किया था, अल्फ्रेड मार्शल ने, जबकि मैक्रो इकोनॉमिक्स का कंसेप्ट जो था वो किसने इसको ज़्यादा महत्व प्रदान किया, लॉर्ड जेम किन्स ने। नेक्स्ट जो डिफरेंस है वो है, माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर क्या होता है कि दीज कंसेप्ट्स हैव मोर थ्योरेटिकल वैल्यू, इसमें क्या होता है, ज़्यादा थ्योरेटिकल सिद्धांत ज़्यादा होते हैं, जबकि मैक्रो इकोनॉमिक्स जो है वो प्रैक्टिकल वैल्यू पे ज़्यादा डिपेंडेंट होता है। माइक्रो इकोनॉमिक्स होता है वो बॉटम अप व्यू ऑफ द इकोनॉमी, यानी ये बॉटम से अप की ओर चलता है, यानी इंडिविजुअल से करता है फिर समग्र की ओर जा रहा है, जबकि मैक्रो इकोनॉमिक्स में डाउन व्यू ऑफ द इकोनॉमी होता है, आप समग्र का अध्ययन करते हैं और उस इंडिविजुअल पे अप्लाई करते हैं।
तो ये थे इसके डिफरेंसेस। हिंदी वाले जैसे लिखना चाहो साथ में लेना चाहिए। जैसे व्यष्टि आर्थिक विश्लेषण क्या करता है, व्यक्तिगत आर्थिक इकाइयों का अध्ययन करता है, जबकि समष्टि क्या करेगा, संपूर्ण अर्थव्यवस्था के वृहत एवं समग्र इकाइयों का अध्ययन करता है। व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंदर क्या होता है, दूसरा लिखिए आप, कि वस्तुओं की सेवाओं की कीमत का निर्धारण या एक उद्योग के लिए किया जाता है, जिसको कीमत विश्लेषण बोला जाता है। जबकि समष्टि के अंदर हम क्या करते हैं, इसके अंदर आर्थिक सिद्धांतों का लक्ष्य राष्ट्रीय आय जैसे हो गया स्तर या समग्र उद्योग के लिए ये फाइनल करता है, जैसे कि आय का विश्लेषण, ये सब किस में आता है, समष्टि के अंदर आता है। तीसरा लिखिए, व्यष्टि आर्थिक विश्लेषण में क्या होता है, ये सीमांत विश्लेषण पर आधारित होता है, और जबकि समष्टि जो आपका आर्थिक विश्लेषण है वो राष्ट्रीय आय, पूर्ण रोजगार, राजस्व, मुद्रा बैंकिंग, ये सारे इसमें शामिल किए जाते हैं। ज़्यादा इंपॉर्टेंट आज के हिसाब से देखा जाए तो समष्टि आर्थिक विश्लेषण ज़्यादा व्यवहारिक और इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट अंतर इसमें लिखिए कि जैसे व्यष्टि अर्थशास्त्र जो है वो आपका व्यक्तिगत फर्मों का उत्पादन इकाइयों को उतार चढ़ाव का अध्ययन करता है, जबकि समष्टि अर्थशास्त्र संपूर्ण अर्थव्यवस्था के उतार चढ़ाव, आर्थिक मंदी आदि का, इन्फ्लेशन डिफ्लेशन, इनका अध्ययन करता है। व्यष्टि अर्थशास्त्र का जो विश्लेषण है वो ज़्यादा ईजी है, जबकि समष्टि वाला थोड़ा ज़्यादा टिपिकल और थोड़ा ज़्यादा खर्चीला होता है। तो ये थे इसके डिफरेंसेस। अब बात आती है कि इंटरडिपेंडेंस ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स, यानी दोनों क्या होते हैं। हालांकि दोनों में अंतर है, दोनों अलग अलग शाखाएं हैं, लेकिन फिर भी ये दोनों एक दूसरे पर निर्भर हैं। यानी व्यष्टि आर्थिक विश्लेषण और समष्टि आर्थिक विश्लेषण की पारस्परिक निर्भरता एक दूसरे के ऊपर है। क्यों है कि हालांकि दोनों शाखाएं अलग अलग है, लेकिन फिर भी क्या, हम किसी एक को छोड़कर दूसरे का समग्र अध्ययन नहीं कर पाएंगे। दोनों सिद्धांत एक दूसरे के लिए आधार का प्रस्तुत करते ही हैं। तो ये दोनों एक दूसरे पे क्या है, डिपेंडेंट है। कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जिसमें व्यष्टि आर्थिक विश्लेषण की समष्टि आर्थिक विश्लेषण पर निर्भरता होती है, और कुछ ऐसे हैं जिसमें समष्टि आर्थिक विश्लेषण की व्यष्टि आर्थिक विश्लेषण पर निर्भरता होती है। कैसे, जैसे कि व्यष्टि आर्थिक विश्लेषण की समष्टि आर्थिक विश्लेषण पर निर्भरता हम देखें तो इसमें क्या, जैसे व्यक्तिगत फर्म या उद्योग है, ठीक है, तो इसके लिए हमें कीमतें देनी पड़ती है, और इन कीमतों के प्रतिफल का निर्धारण साधनों के उसकी स्वयं की मांग पर निर्भर न होकर इन संसाधनों की समस्त अर्थव्यवस्था की मांग पर प्रभावित होता है। तो एक तरह से आधार प्रस्तुत कर दिया ना इन्होंने। जैसे दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, हमको भी कोई व्यक्ति या फर्म या उद्योग कितना भी माल बेच सकेगा, यह फर्म की स्वयं की कीमतों पर निर्भर नहीं करता खाली, पर यह भी फाइनल करेगा कि समाज की क्रय शक्ति क्या है, परचेसिंग पावर क्या है। तो यानी सिद्धांत क्या होते हैं, एक दूसरे पर निर्भर होते हैं, एक दूसरे का आधार प्रस्तुत करते हैं। व्यष्टि आर्थिक विश्लेषण भी समष्टि के लिए आधार प्रस्तुत करता है, और समष्टि आर्थिक विश्लेषण भी व्यष्टि के लिए आधार प्रस्तुत करता है। जैसे समष्टि आर्थिक विश्लेषण व्यष्टि के लिए कैसे आधार प्रस्तुत करेगा, तो जैसे संपूर्ण अर्थव्यवस्था के ज्ञान के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अलग अलग अंगों का ज्ञान होना भी जरूरी है। होगा कि नहीं होगा, जैसे कि राष्ट्रीय आय, व्यक्तिगत आय का योग तो होती है राष्ट्रीय आय, तो एक दूसरे से डिपेंडेंट हो गया ना। जैसे संपूर्ण अर्थव्यवस्था के आर्थिक नियोजन में व्यक्तिगत फर्म, व्यक्तिगत उद्योग, व्यक्तिगत परिवार, ये सारे शामिल होंगे कि नहीं होंगे। तो यानी एक दूसरे पे दोनों ही क्या होते हैं, डिपेंडेंट होते हैं। हम इन दोनों शाखाओं का, इनके दोनों को सिद्धांतों का पारस्परिक यूज करते हुए अर्थव्यवस्था को ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। यानी ये दोनों शाखाएं एक दूसरे की पूरक होती हैं। हालांकि इनके सिद्धांतों में मूल अंतर है, इनके कंसेप्ट दोनों के अलग अलग हैं। एक इंडिविजुअल का अध्ययन करता है, एक समग्र का अध्ययन करता है, लेकिन फिर भी हमें क्या करना चाहिए, समग्र के रूप में जब हम अर्थव्यवस्था का अध्ययन करें तो हमें दोनों इकाई एक दूसरे पर क्या होती हैं, डिपेंडेंट होती हैं। यानी हम निष्कर्ष ये निकाल सकते हैं कि आर्थिक समस्याओं की प्रकृति एवं स्वरूप की भिन्नता के कारण उनके वैज्ञानिक विश्लेषण के लिए परस्पर निर्भर व्यष्टि और समष्टि अर्थशास्त्र दोनों की ही आवश्यकता होती है। हमें अगर किसी अर्थव्यवस्था का संपूर्ण अध्ययन करना है तो हमें दोनों की ही आवश्यकता पड़ेगी। हालांकि दोनों भिन्न हैं, एक दूसरे स्वतंत्र नहीं है, भिन्न जरूर हैं। दोनों के सिद्धांत क्या करते हैं, एक दूसरे के लिए सहयोगी या पूरक विधियां हैं। यहाँ एक डायग्राम में आपको यही बताया गया कि मैक्रो इकोनॉमिक्स डील्स विद बिग इश्यूज इकोनॉमिक लाइफ, बट एंटायर इकोनॉमी इज मेड अप its part. Basic goals of the both microeconomics and macroeconomics theories is the maximization of material welfare of the pupil and the entire economy. और इधर आपको ये रेड कलर में जो आपको बताया गया, प्रोफेसर पॉल एक सैमुएल्सन है, उनकी एक कोट को रिमार्क किया गया कि देयर इज ए रियली नो अपोजिशन बिटवीन माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स, बोथ आर वाइटल, यू आर लेस देन हाफ एजुकेटेड इफ यू अंडरस्टैंड वन वाइल बीइंग इग्नोरिंग ऑफ द अदर। यानी अगर आप दोनों में से किसी एक सिद्धांत का अध्ययन कर रहे हैं तो आपको हाफ एजुकेटेड माना जाएगा। अगर अर्थव्यवस्था का समग्र आपको अध्ययन करना है तो आपको दोनों का ज्ञान होना आवश्यक है। ये आपको इंपॉर्टेंस बताई गई है माइक्रो इकोनॉमिक्स की, जो आपको पहले बता दी गई है। एक बार आप फिर इसको रिवाइज कर लीजिए। तो जो माइक्रो इकोनॉमिक्स है उसकी इंपॉर्टेंस क्या है, फंक्शनिंग ऑफ द मार्केट इकोनॉमी, एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, प्राइस डिटरमिनेशन, इकोनॉमिक efficiency, helpful in international trade, useful in business and decisions, and formulation of economic policies। ये थी माइक्रो इकोनॉमिक्स की इंपॉर्टेंस, और ये आपको बताई गई है
इंपॉर्टेंस ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स, जो डिटेल में आपको पहले पॉइंट वाइज लिखा दी गई है। एक बार फिर से आप रिवीजन कर लीजिए इसका। अंडरस्टैंडिंग द वर्किंग ऑफ इकोनॉमी, अंडरस्टैंडिंग द मेजर इश्यूज फेसिंग द इकोनॉमी, स्टडी ऑफ नेशनल इनकम, इंसाइट इनटू माइक्रो इकोनॉमिक्स, यूजफुल इन फॉर्मुलेशन एंड गवर्नमेंट इकोनॉमिक पॉलिसीज एंड इंटरनेशनल कंपैरिजन। ये इसका क्या है, महत्व दोनों के, जो आपको पहले डिटेल में बता दिए गए। तो ये था आपका माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स, समष्टि और व्यष्टि अर्थशास्त्र। हमने दोनों के अर्थ देख लिए, हमने दोनों की परिभाषाएं देखी, हमने देखा कि इनका स्कोप क्या क्या है, दोनों में किस किस चीज़ का अध्ययन किया जाता है। फिर हमने इसके महत्व और इसकी लिमिटेशंस का अध्ययन किया। फिर हमने दोनों की पारस्परिक निर्भरता और दोनों में अंतर क्या क्या है, इनका अध्ययन किया। तो ये था आपका माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।